सो ओपनहाइमर मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है रिसेंट सिनेमा हिस्ट्री के अंदर. इट्स वन ऑफ द फर्स्ट बायोपिक फिल्म बाय क्रिस्टोफर नोलन और एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी कि क्रिस्टोफर नोलन कैसी बायोपिक फिल्म बनाते हैं. बिकॉज रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा जैसे मार्वल और डीसी की मूवीज़ आ रही थी तो एनिमेशन और ग्राफिक्स और इफेक्ट्स और इस तरह की फिल्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा था कि एवरी फिल्म नीड्स टू बी फिल्ड विद दीज एलिमेंट्स. और जबकि आपको अगर नहीं आइडिया तो क्रिस्टोफर नोलन इज ऑलवेज ट्राइज टू गो फॉर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इफ ही हैज़ टू गो फॉर इफेक्ट्स, वरना कोशिश होती कि ना ही किए जाए. अब मिसाल के तौर पे जैसे टेनेट फिल्म के अंदर उन्होंने एक असल पूरा जहाज़ जो था वो ब्लो किया था. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि अगर उसकी CGI करते तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था. एंड सिंस ही लाइक्स डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली तो द ऑब्वियस चॉइस वाज to go real. In the similar scenario, Oppenheimer with its hype, यही सारे देख रहे थे कि अब atomic bomb के साथ क्या करेंगे. Will he go for a real atomic bomb explosion or not? What's going to be? So I wanted to talk more about on the filmmaking side of this movie, how it was constructed, how its editing flow was arranged, sound design especially, और story telling किस तरह से की गई थी और कौन सी चीज़ें अच्छी थी और ख़ास उससे कौन सी चीज़ें मेरी नज़र में कुछ मिस आउट हो गई या अच्छी नहीं थी इस तरह से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी. 3 घंटे की मूवी थी और नहीं पता चला कि 3 घंटे गुजर गए हैं. सो ह्यूज अप्रिसिएशन, कुडोस टू दैट. आसान नहीं है कि इतनी लंबी फिल्म में एक व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब करे रखना. जबकि मुझे याद है रिसेंट टाइम्स में नेटफ्लिक्स के ऊपर मार्टिन स्कॉर्सेज़ की एक 3 घंटे की फिल्म आई थी. आई एम मिसिंग आउट द नेम. फॉर मी इट वॉज बोरिंग. And as a filmmaker, as a director, I think it's very important agar the film needs not to be boring. The audience needs to be with you throughout the time. वो impactful कितनी है story, उसका message आप कितना कितने level पे आप लेके जा रहे हैं as an audience, that is a secondary thing. But the most important thing is कि you stay with me throughout the duration of the movie. बात करता हूँ वीडियो में हर 15-20 मिनट बाद कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा था. हाँ. बुकिंग था, उस पे बात करते. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मूवी स्ट्रक्चर के ऊपर. मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो लगा था. बीइंग एन एडिटर एंड डायरेक्टर, अब फिल्म देखते हुए भी ना सबसे ज़्यादा लाइक आई ऑलवेज फाइंड इट हार्ड. आई एम स्ट्रगलिंग बिटवीन watching and following the movie in neutral way and being a critic at the same time. I'm sure और filmmakers के साथ भी वो भी struggle करते होंगे. So while watching the film, I was kind of compartmentalizing the structure of how the film was made and why it was so interesting in keeping me at least hooked with the film. Interesting चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि the film started off they showed different timelines. कि एक जगह फिशन का जैसे उन्होंने टॉपिक 1 फिशन रखा था जिसके अंदर they were showing the movie from the point of view of Oppenheimer, which was in colored, and the second part was the fusion जिसमें black and white था और वो Strauss की नज़र से उसके point of view से वो फिल्म दिखा रहे थे. और वो 2 different timelines में था. ठीक है. अब और तीसरा टाइमलाइन था जिसके अंदर जो ओपनहाइमर है वो अपनी कमेटी के अंदर वहाँ पे जो एक छोटी सी उनकी जो जिसमें उनका एक तरह से ट्रायल सा हो रहा था, एक वो टाइमलाइन था. सो यूजुअली क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्में भी देखी हैं उसमें वो स्ट्रक्चर उसका इस तरह से आप इमेजिन करें, इस तरह से एक यू शेप है और कहानियाँ जो हैं वो दोनों एंड से शुरू हो रही हैं. लाइक इधर से उधर से यूँ एक कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है. एंड दे बोथ गोइंग टू मर्ज इन द मिडल. आई सॉ इज वन ऑफ हिज यूट्यूब वीडियोस जिसके अंदर उसने अपना ये थॉट प्रोसेस शेयर किया हुआ था. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे भी नज़र आई है. और शुरू में आपने नोट किया होगा जैसे कि सीन्स भी बड़े छोटे छोटे थे और दे वर जंपिंग बिटवीन डिफरेंट टाइम लाइन्स और डायलॉग स्पेशली बहुत छोटे छोटे थे सबके आपस में. फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपसे पूछा है कि क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम ये है, कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, और वो साथ साथ शॉर्ट हर एक कैरेक्टर का चेंज हो रहा है. अभी 4-5 डायलॉग 6 डायलॉग्स एक सीक्वेंस में 2 कैरेक्टर्स के दरमियान में है और हाँ 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे एक शॉट के अंदर. फिर अगली टाइमलाइन आ गई, उसमें एग्जैक्टली चीज़ रिपीट हुई और अगली टाइमलाइन आई और हर बारी म्यूज़िक जो था वो ऐसा लगा था कि एक नया म्यूज़िक स्टार्ट होता है और वो इंटेंसिफाई हो रहा है ऐसा ऊपर.
So as an audience, you felt that urgency right from the get-go. कि something is building up, something is cooking. क्या हो रहा है ये? So you are, you're being pulled towards, to be attentive. कि आप देखो क्या हो रहा है, कुछ urgency हो रही है, हलचल हो रही है बहुत ज़्यादा, तेज चल रहा है सब कुछ. It keeps things interesting. आहिस्ता आहिस्ता ये सीन जो थे वो लंबे भी होने लग गए और डायलॉग्स जो थे वो भी थोड़े लंबे होने लग गए. म्यूज़िक भी उस हिसाब से थोड़ा सा बैठने लग गया, वो इतना इंटेंस नहीं था पीछे. वॉल्यूम के मिक्सिंग मास्टरिंग वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसकी पेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सेटल डाउन किया जा रहा है टुवर्ड्स, यानी कि आप आहिस्ता सब डाइव इन कर रहे हो स्टोरी के अंदर. और यही पैटर्न चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता. ये सारी चीज़ें, सीन भी लंबे होते गए, कैरेक्टर्स भी बढ़ते गए एक सीन के अंदर, डायलॉग्स भी लंबे होते गए, म्यूज़िक भी आराम से जा रहा है. और इवेंचुअली इट लेड अप टू द पॉइंट, आई थिंक जस्ट बिफोर द ट्रिनिटी टेस्ट, जहाँ पे सारे जनरल्स और पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि विच सिटी दे गोइंग टू बॉम्ब इन जापान. आई थिंक दैट वाज द ओनली सीन जो it was completely without any music, soundtrack or any sound effects, or it was the longest scene in terms of one sequence of different characters having dialogues with each other. और उसके फौरन बाद ट्रिनिटी का जो था मोनोलॉग स्टार्ट हो गया था. It almost felt to me like एक क्योस से पहले, एक आंधी से पहले खामोशी का टाइम होता है, तो वो वाली चीज़ क्रिएट की गई थी कि कुछ होने वाला है. एंड सबकॉन्शियसली इट डिड फील एज एन ऑडियंस आपके अंदर कि कुछ होने वाला है वो वाली चीज़. और फिर जब ट्रिनिटी वाला मोनोलॉग आता है वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू होता है. और वो बिल्ड होते होते उसका म्यूज़िक भी एंड में जाके इतना इंटेंसिफाई हो जाता है, ऑफ कोर्स टू मैच विद द बिग एक्सप्लोजन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब एंड विजुअल्स एंड एवरीथिंग. उसके उस सेट पीस के अंदर भी जो मोनोलॉग था उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन और राइज था विजुअली भी, कि एक एक सीन को पहले लंबे लंबे थोड़े से सीन थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने लगे, कटिंग तेज़ होने लगी थी, और करते 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 वो बिल्ड हुआ और देन द बिल्ड वी गॉट टू सी द बिग एक्सप्लोजन. और उसके बाद फिर दोबारा से लाइक थोड़ा सा एक पेस डाउन हुई थी चीज़, यानी कि एक तरह से द ग्राफ, इफ यू इमेजिन इट इन द ग्राफ फॉर्म, तो यूँ एक ग्राफ ऊपर गया था और फिर वो उसी तरह से नीचे यूँ थोड़ा सा आया था. तो उसका एक रिवर्स मिरर, जैसे एडिट वहाँ तक पहुँचा था तो रिवर्स में फिर चलने लग गया था. फिर दोबारा से लंबे सीन थे, म्यूज़िक थोड़ा सा मिड लेवल इंटेंस था, और आहिस्ता आहिस्ता सीन जो थे वो तेज़ होने लग गए थे. द ऑडियंस वाज एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज बॉम्ब एंड एक्सप्लोजन लाइक सडनली, और उस तरह से एक और थिएट्रिकल कुछ एनिमेशन होगी. वहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करके they gave you that moment to absorb that explosion. So that was very interesting take on Nolan's side, कि इस तरह से आपको एक सबमर्ज किया उस सीन के अंदर, और फिर वहाँ से वो आपको शॉक वेव का एकदम से आना साउंड के साथ, वहाँ से आपको बाहर निकालना. It was very interesting on the editing side. So this was the structure, I think, जिस तरह से उसको सेट किया गया, which kept the interest going on as a viewer. अच्छा, तो अब ओपनहाइमर के साउंड डिज़ाइन की भी थोड़ी सी बात करते हैं. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट साउंड डिज़ाइंस क्रिएटेड रिसेंटली इन एनी ऑफ द फिल्म्स, और स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्में होती हैं, आई थिंक ही ऑलवेज चैलेंजेस हिमसेल्फ कि उसने अपने आप को ही कैसे बीट करना है. द ब्रिलियंस ऑफ साउंड डिज़ाइन बाय क्रिस्टोफर नोलन्स वर्क्स वाज रिसेंटली सीन इन हिज डनकर्क फिल्म, जिसके अंदर शेपर्ड स्टोन को यूज़ किया था, एंड इट गेव यू दैट फीलिंग ऑफ राइजिंग टोनैलिटी. हालांकि वो एक लूप में ही साउंड चलता जा रहा है एंड क्रिएट्स दैट इंटेंस अर्जेंसी एंड रेस्टलेसनेस इन द व्यूअर. इसके अंदर आई थिंक वो वाली उस तरह से लाइक ऑन अ ग्रेटर स्केल ये वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल की गई, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल साउंड डिज़ाइंस आई हैव सीन. वो कहते हैं कि 80% ऑफ द वीडियो इज साउंड एंड ओनली 20% इज व्हाट यू सी. सो साउंड एंड साउंड डिज़ाइन, म्यूजिक, फिल्म स्कोर, it has a huge value in how you tell your story and what emotions do you evoke. अच्छा, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि ओपनहाइमर जैसी फिल्म है या क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हो जिसके अंदर म्यूजिक हो ही ना. सो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट क्रिस्टोफर नोलन टेक्स फिल्म स्कोर
as a complete control of means of control to guide the audience's emotion. उसके तकरीबन हर सीन के पीछे म्यूजिक होगा और बड़ा इंटेंस सा म्यूजिक, कहीं वो लो फ्रीक्वेंसी में होगा, कभी उसकी पेस चेंज हो जाएगी. इट ऑलवेज मैन्यूवर्स यू अराउंड विद हाउ द स्टोरी इज गोइंग अराउंड द कॉर्नर. इसमें आपने फील किया होगा शुरू से एक आवाज़ आती जा रही थी, जैसे वो एक छुक 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 करके. मुझे इनिशियली लग रहा था शायद ये वो ट्रेन की आवाज़ है, शायद वहाँ से वो, क्योंकि नॉर्मली जो एरा हम देख लेते हैं उस ज़माने में, अगर हम कोल पावर्ड ट्रेन्स का अगर रेफरेंस लें तो उसकी कुछ सिमिलर साउंड्स हमारे साथ इस तरह से मुंसलिक हैं कि इट फेल्ट के वो उससे उसका पीस यूज़ करके उन्होंने एक बैकबोन बनाई है ट्रैक की. बट लेटर हमें नज़र आया कि दोज वर एक्चुअली द फुटस्टेप्स ऑफ द पीपल जो आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बाद वो ओपनहाइमर की जो एक एक्सेप्टेंस स्पीच जो उसने देनी थी, उसके ऊपर उसके इस्तकबाल में वो लोग पैर बजा रहे थे, तो वो उसकी साउंड थी. सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक के अनटिल अनलेस यू गेट टू नो कि ये साउंड किस तरह से बनी है और कहाँ से जुड़ी हुई है. सो जब हमें पता चला है कि अच्छा वो उस मोमेंट की साउंड थी, वो विक्ट्री की साउंड थी और वो शुरू से इस तरह से चलती आ रही थी, when it came together, it created that another level of fulfillment of emotion as viewer कि oh ये इस तरह से था, then you feel complete.